हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई पेप ने अपना मास्टर क्लास दिखा दिया है। देखो, एज ऑफ नाउ जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जितनी मैंने रिसर्च करी है, भाई मेरे को यही पता चला है कि भैया पेप है यहाँ पर हमारे बाहुबली और जाओ कैंसेलो निकल रहे हैं हमारे कटप्पा। लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड में भाई तमाम पता नहीं कितनी ही ट्रांसफर अपडेट्स हैं, तो और उनके रिगार्डिंग तुमको चैप्टर्स मिल जाएंगे। डू मेक श्योर कि आपको ये डेली अपडेट्स पसंद आती हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि भाई पेपर वगैरह खत्म हो गए हैं तो एक्सक्लूसिव एपिसोड यहाँ पर आने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीरिया इटसेल्फ। वहाँ पे मिलान का भाई कुछ अलग ही पेटीकोट फट रहा है। लेकिन आज के एपिसोड की अगर पहली अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के हिसाब से। भाई क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं अभी रियल मैड्रिड का जिक्र और रियल मैड्रिड बार्सिलोना का जिक्र मैं यहाँ पर कैंसेलो वाली डील पे भी करूंगा, लेकिन अगर उसको एक बार को हटा भी दूं तो हमको एक स्ट्राइकर लेके आना है। वो जो लेके आना है कौन है, कैसे है? देखो, एज ऑफ नाउ कार्लो एंसेलोटी ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि जनवरी ट्रांसफर विंडो रियल मैड्रिड के लिए खत्म हो चुकी है। ना ही कोई अंदर से बाहर, ना ही कोई बाहर से अंदर, नहीं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। हाँ, ये कुछ भी नहीं होने वाला। इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कुछ नहीं होगा, सब बंद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रायोरिटीज है, क्योंकि रियल मैड्रिड यहां पर इस समय 3 गेम खेल रही है, किसको जाना है, किसको आना है और किसको रखना है। क्योंकि जहां हमको यह पता नहीं है कि फर्लैंड मेंडी का क्या होना है, आगे हम यहां पर असेंसियो का क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बेंजिमा या फिर किसी भी प्लेयर का क्या करने वाले हैं। ऐसे में हमको यह भी पता नहीं है कि एम्बापे है, बेलिंगम है, या फिर इवन अगर एक बार ड्रीम सोच भी लेते हैं सपना, तो अर्लिंग हालैंड का क्या करना है। और जहां हमको यह भी नहीं पता कि सबायोस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, मॉड्रिच का रिन्यू करना है, फिर टोनी क्रूज का करना है। और इनमें से अगर किसका करना है तो मतलब ये इनमें से कौन करने के मूड में है। क्योंकि जहां मैं ये पढ़ रहा हूं कि यस भाई आप कुछ भी करो लेकिन टोनी क्रूज का तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, वहीं मैं ये भी इस समय ओपिनियन देख रहा हूं जहां पर लोग कह रहे हैं कि सबायोस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए रादर देन मॉड्रिच और क्रूज। और दोनों ही बिल्कुल गलत नहीं है। जहां पर मैं मानता हूं कि सबायोस ने रिसेंटली बहुत ज्यादा मदद करी है, वहीं मैं अभी भी ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स आपको चैंपियन लीग जितवाएंगे। ये वो टाइप के प्लेयर थे जो कि शायद से ठीक है लॉन्ग टाइम में इनकी एज पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी लुका मॉड्रिच की जो एज है वो हमने देखा है पिछले चैंपियन लीग के कैंपेन में किस तरीके से उसने, चाहे पीएसजी की बात करें, सिटी की बात करें, चेल्सी की बात करें, लिवरपूल की बात करें, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। ऐसे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर यह बताया गया था कि क्या अर्लिंग हालैंड को लेकर रियल मैड्रिड यहां पर प्लान कर रही है। अब इस पे तुम गाली गलौज करने से पहले या फिर खुशी जाहिर करने से पहले अपना एक जो कैलकुलेटिव ओपिनियन जरूर देना, लेकिन पहले कहानी सुन लो। अब कहानी यह है कि रियल मैड्रिड ने यह तो ठान लिया कि देखो भैया हमको स्ट्राइकर साइन करना है, वो भी इसी समर ट्रांसफर विंडो में, जो कि बेंजिमा का बैकअप होगा। लेकिन ऐसे में मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बताया था कि बेंजिमा का बैकअप साइन करना और एक ऐसा साइन करना जो कि आने वाले टाइम में हमको मदद करे। ये नहीं कि आप जैको को उठा लाए 35-36 साल का, या फिर आप मतलब समझ रहे हो ना, आप वहां नहीं जा सकते उस कैटेगरी में। तो ऐसी कैटेगरी काफी नीश है, काफी कम है। अब ऐसे में यहां पर जो आर्टिकल है वो ये मानता है कि भाई देखो, ऐसा भी नहीं है कि हमको सिर्फ 1-2 सीजन के लिए चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि 2024 में जस्ट बिकॉज हमने एंड्रिक के लिए 70 मिलियन खर्च कर दिया तो उसको आते ही हम घुसेड़ देंगे। क्योंकि माइंड क्योंकि वहां पर वो सिर्फ 18 साल का होगा, और 18 साल का पहले ही सीजन में आके बेंजिमा को रिप्लेस कर देगा, ये भी कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि रियल मैड्रिड में एक स्ट्राइकर की होनी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बंदा 40 से 45 गोल मारता है। अब ऐसे में कहीं ना कि अर्लिंग हालैंड का नाम आ रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमको पता ही है उसका रिलीज क्लॉज यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अर्लिंग हालैंड तक सोचने से पहले ना हमको बहुत सारे खुद के इन हाउस सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। वो है यहाँ पर कि बेंजिमा का कॉन्ट्रैक्ट क्या हम फिर से रिन्यू करने वाले हैं, क्या हम यहाँ पर एम्बापे पे गिव अप करने वाले हैं, क्योंकि तब तक 2 ट्रांसफर विंडो यानी कि 2023 की ट्रांसफर विंडो और 2024 के ट्रांसफर विंडो में हम एम्बापे को किस तरीके से टैकल करेंगे। मतलब डू लेट मी नो कि आप इस समय क्या सोचते हैं और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ मैड्रिड में आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी जाओ कैंसेलो की। भाई दिस वॉज लेजिट, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये तो आउट ऑफ नोवेयर हो गया था। लेकिन ये अगर जितने भी तुम में से सिटी के फैंस हो गए, फिर सिटी को क्लोजली फॉलो अप कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि कुछ ना कुछ तो पक रहा था। पिछले 14-15 गेमों में सिर्फ 4-5 गेम यहाँ पर स्टार्ट करे जाओ कैंसेलो ने। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जाओ कैंसेलो जैसे इतने बड़े प्लेयर ने ट्रांसफर कर लिया तो हम सब पेप पे टूट पड़े कि भाई तू क्या कर रहा था, तेरे से लड़ाई हो गई, या फिर तू एक एजेंडा चला रहा है, या फिर एक नैरेटिव सेट कर रहा है। व्हाट वर यू इवन डूइंग? ये सबको मानना पड़ेगा कि जाओ कैंसेलो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, काफी इनकंसिस्टेंट था। जहां पर वो एब्सोल्युटली ये हाथ सर पे हाथ रखने वाला गोल मार देता था, वही कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्टिंकर परफॉर्मेंस भी उसने दी है। लेकिन अभी अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ये बताया कि देखो, जाओ कैंसेलो और पेप में लड़ाई तो हुई थी, और इसमें जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जो सब आर्टिकल्स में कॉमन है वो है आर्सेनल से पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जब कैंसेलो को एक्चुअली में बताया गया कि भाई वो आर्सेनल की स्टार्टिंग 11 में नहीं है,
अगेंस्ट, भाई वो उसकी खिसी आ गई। और यही खिसी आना एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्यों पेप गार्डियोला ने उसको जाने दिया। अब पेप गार्डियोला की ओवर द ईयर्स हमेशा एक थ्योरी रही है कि वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो, लेकिन वो उस प्लेयर को अपने स्क्वाड में नहीं रखता जो कि उसके हिसाब से टॉक्सिसिटी फैलाएगा। और जाओ कैंसेलो, इवन दो यहां पर आप कह सकते हो बहुत बढ़िया प्लेयर है, या फिर एक आउट ऑफ द नोवेयर गुस्सा आ गया, कुछ कह दिया, लेकिन पेप को पता था कि देखो अगर जाओ कैंसेलो जिस तरीके से हम लेफ्ट बैक की बात करें, बहुत नेतन आके बढ़िया खेल रहा है, वो लुइस बढ़िया खेल रहा है, उसके बाद इन पे गोमेज भी है, तो सब अच्छा खेल रहे हैं। ऐसे में पेप को पता था कि अगर इसको गेम टाइम और कम दिया ना तो ये और टॉक्सिसिटी फैला सकता है, और यहीं पर ही जाओ कैंसेलो चला जाता है। लाइक मेरे को लगता है, लेकिन जहां मेरे को एक चीज बकचोदी लग रही है ना, वो ये है कि हम लोग इस पे सोच रहे हैं कि पेप के साथ ये हो गया। मेरी ये सोच के फट रही है कि भाई नागल्समैन के अंडर चला गया हो। अगर पेप मास्टर क्लास दे सकता है तो भाई जाओ, नागल्समैन भी भाई तगड़ा मैनेजर है, बहुत तगड़ा मैनेजर है, और ऐसे में भाई लाइक दिस इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल शिट। मतलब और उसमें भी पीएसजी तो फटनी है भाई, पीएसजी को स्क्रीनर की बहुत जरूरत है। मेरे को लगता है कि ये डील से कहीं ना कहीं पीएसजी स्क्रीनर पे थोड़ा और पुश करेगी। अब वो देखने वाली बात है कि ये स्क्रीनर को लेके आते हैं या नहीं आते हैं। स्क्रीनर ने वैसे कह दिया कि उसने पीएसजी के साथ साइन कर लिया है, लेकिन वो इसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में लेके आने की कोशिश करें, क्योंकि उनको पता है यार कि चैंपियन लीग में हालत फट सकती है काफी ज्यादा। अब यहां पर मैं बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को इसलिए इंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आता। चलो बार्सा को तो मेरे को पता है, लाइक बार्सा उसको साइन करना चाहते थे, पैसों वैसों का हिसाब हुआ होगा, तब जाओ कैंसेलो नॉट फॉर सेल होगा। और अभी की बात करें तो अब तो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं हवा में लेके आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि जाओ कैंसेलो के रिगार्डिंग एक खबर है कि बायर्न का ऑफर वो खुद लेके आया था, सिटी ने नहीं उसको ट्रांसफर पर डाला था। ऐसे में बायर्न ने उसको कन्विंस करा कि तू यहां पर आ। और मेरे को पक्का पता है कि बार्सा और अगर रियल मैड्रिड जैसे प्लेयर्स के क्लब की बात करते हैं तो अगर ये भी ऑफर करते कैंसेलो कन्विंस हो जाता। और पर्टिकुलरली अगर मैं बार्सा रियल मैड्रिड की बात करूं तो जहां मैं बार्सा को एक बार को साइड भी कर दूं, क्योंकि उनके पास अभी फाइनेंशियल नहीं है, 3 मिलियन पैसे बचे हैं, और उसमें भी जेरार्ड रोमेरो कह रहा है कि हम कल एक विंगर ले आएंगे। आई डोंट नो कि किसको ये विंगर लेके आ सकते हैं, बट दिस इज अटर मैडनेस। मतलब लालिगा का मेरे को समझ में नहीं आता। उन्होंने मार्कोस अलोंसो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन अभी तक अप्रूव नहीं करा है, और ऐसे में बार्सिलोना ने एक नए विंगर साइन करने के चक्कर में नेक्स्ट लेवल दे देना चल रहा है, अलग ही सिचुएशन चल रही है इधर। लेकिन एक बार रियल मैड्रिड में मैं कहूं तो भाई तुम में काय बात की चौड़ है? नहीं, नाचो इतना अच्छा खेलता है, नहीं ही इज अ लेजेंड, बट स्टिल इतना अच्छा खेल लेता है क्या वो? नहीं, फर्लैंड मेंडी इतना बेहतरीन खेल रहा है, नहीं को मतलब ही नहीं है। मतलब ठीक है डिफेंसिवली थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है जाओ कैंसेलो, लेकिन टेक्निकल क्वालिटी भाई वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है। क्या कर रहे हो भाई तुम ये? क्यों कर रहे हो भाई तुम ये? तुमने तो सोचा भी नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रियल मैड्रिड ने भी हाँ मेरा एपिसोड या फिर कि किसी और का मोहक भाई या फिर बाबा का एपिसोड देख के उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ कैंसिल हो गया इधर का, हमें पता ही नहीं चला। और तुम्हारे पे खबर होगी ना भाई, कहाँ तुम्हारे स्काउट वगैरह हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दिस इज लाइक, अब मेरे को यहाँ पर कहता है आगे आने वाले मैच मैड्रिड हार जाएगी ना, तो मेरे को वहां पर ये लगेगा कि यार इसमें एंसेलोटी भी क्या करता, क्या कर, बट दिस इज डेफिनेटली ऑन बोर्ड। अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इट्स नॉट, जब ऐसी डील्स हो जाती है ना भाई, एक तो वैसे ही फुल बैक्स की मतलब कमी है, और जाओ कैंसेलो को लेके आज से 3 दिन पहले कौन ही कहता था कि मैनचेस्टर सिटी सेल करेगी? बताओ कौन कहता? जाओ कैंसेलो को सेल कर देते, हो गया सेल, कद्दू खा लो फिर। अब लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर लियोनेल मेसी को लेके। तो भाई लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन के बाद पहला अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और तमाम उसने बातें करी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये करी है वो था लुई वैनाल को सिचुएशन को लेके। उसने कहा कि देखो मैंने जो लुई वैनाल के अगेंस्ट वो जो भी करा था, जो भी मेरा वो सेलिब्रेशन था, वो किसी के पर्टिकुलर डायरेक्टेड नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ नोवेयर हो गया क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था। ऑफ कोर्स वो भाई जो मैच था वो काफी ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट था मैं कहूंगा वर्ल्ड कप का। तो वो कहीं ना कहीं उसने कहा कि देखो ऐसी बात है कि वहां मैं इतना डरा हुआ था कि वो मेरे से बस हो गया सेलिब्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा ही लगा किस तरीके से मैं सेलिब्रेट करके आया, क्योंकि मेरे को अपनी इमेज ऐसी बनानी नहीं थी। तो तुमको पता है कि लियोनेल मेसी ने जब सेलिब्रेट करा था उसके बाद काफी ज्यादा नेगेटिव सेट किए गए थे, काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। भाई जो मेसी के फैंस होते हैं वो तो देखो चौड़ में होते ही हैं, होना भी चाहिए, रोनाल्डो होता मैं तो खुद चौड़ में होता, लेकिन क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन लियोनेल मेसी ने कहा कि देखो मेरे को पसंद नहीं आया और बस जो भी हुआ वो हो गया भावनाओं में बह के। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट की। सबसे पहले आर्सेनल की बात करें तो भैया आर्सेनल जॉर्गिनो को लेना चाह रही है चेल्सी से। डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट आई है और आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों भाई। लाइक ठीक है, तुम मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में तुम कैसे लेके आ सकते हो, तुम ट्रोसार्ड को लिया है व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, और वो अंडरस्टैंडेबल इसलिए नहीं था कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं तुम तो 20 25 30 और 21
21 साल के प्लेयर लेके आओगे, तुम लेके आ सकते हो 28 साल के भी, इट डिपेंड्स ऑन स्क्वाड रोटेशन प्लेयर। अब जब जॉर्गिनो इंटरनेशनल क्लब लेवल पे अच्छा खासा है, मतलब चैंपियंस लीग जीत चुका है, कंपटीशन जीत चुका है, ही हैज एक्सपीरियंस, लेकिन वो आर्टेटा के सिस्टम में बैठेगा नहीं। ही कैन नॉट डू व्हाट थॉमस पार्टे डू। तो पार्टे का रिप्लेसमेंट अगर आप ये सोच रहे हो कि जॉर्गिनो ले आते हैं, और उसके बाद फिर अगर आप ठीक है आप कासिडो पे फेल हो रहे हो, लेकिन आपको पता है इवेंचुअली आर्सेनल कासिडो या फिर डेक्लन राइस में से एक को तो उठा के ले ही आएगी, ऐसे में जस्ट बिकॉज कि जॉर्गिनो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप साइन कर रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप 6 महीने तक तो ठीक है आप अच्छा निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे जब आप डेक्लन राइस या कासिडो पे जाओगे, बिकॉज जॉर्गिनो इज डेफिनेटली नॉट एन आर्टेटा टाइप प्लेयर। हाँ कोवाचिच हो सकता है, तो आप कोवाचिच को निकाल लो, आप गैलेगर को निकाल के ले आओ, हु नोस, लाइक जब एवर्टन 40 मिलियन का ऑफर दे सकते तो अगर आर्सेनल दे तो मुश्किल हो गया, लेकिन गैलेगर निकालो। खैर चेल्सी सेल नहीं करेगी गैलेगर को, ये मेरे को लगता है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर चेल्सी की जब बात हो ही रही है तो भैया चेल्सी वाले फिर पहुंच गए अपना डंटा बंटा लेके एंजो फर्नांडिस को साइन करने के लिए। इस बार लगभग 120 मिलियन का ऑफर उन्होंने दिया है, जो कि रिलीज क्लॉज से ज्यादा है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो डील का स्ट्रक्चर है वो ये होना चाहिए। क्योंकि देखो चेल्सी को साफ पता है, तुम कहोगे चेल्सी इतनी बावड़ी क्यों हो रही है जब पैसा है ही तो अगली साल, लेकिन चेल्सी को पता है कि हर बार पैसा काम नहीं करेगा। अगर अगली बार रियल मैड्रिड आ जाती है, सिटी आ जाती है, लिवरपूल आ जाती है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाती है, तो चेल्सी फिर ये थोड़ी कहेगी कि हम तुमको 5 मिलियन फालतू दे रहे हैं। भाई दिस लाइक प्लेयर मैटर करता है, प्लेयर की जो ओपिनियन वो मैटर करता है, और पता है कि अगर अगले समर ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे क्लब्स आएंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। अब ऐसे में चेल्सी ने भैया जो पैसे ज्यादा दिए हैं वो इसलिए दिए कि डील का जो स्ट्रक्चर है ना वो इंस्टॉलमेंट पे हो जाए। भाई हमको आने वाले 3-4 साल 5 साल में देंगे इनको पैसा, और 5 मिलियन तुम फालतू लेना। इट्स लाइक तुम्हारा EMI का हिसाब है, 20,000 का खरीद रहे हो, अगर EMI पे लोगे तो 24,000 का पड़ेगा, 4,000 का फटका लगेगा इंटरेस्ट का। वो तुम यहाँ पर इससे सिंपल लैंग्वेज में मान के चलो। NBA 50 नंबर है, लेकिन स्टिल 50 नंबर भी बहुत होते हैं ज्ञान झाड़ने के लिए। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पर हम स्पर्स की, तो मैं देखो टॉटनम की डील ऑफ हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब फिर वापस से डेनियल लेवी ट्राई मार रहे हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर उन्होंने थोड़े पैसे और मांग लिए थे, या फिर जो डील का स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग था जो कि पेड्रो पोरो के हिसाब से जा रहा था। लेकिन स्पर्स को भैया ये डील करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड्रो पोरो मचा रहा है भाई। मैंने उसके हाईलाइट्स देखे हैं, कुछ स्किल वगैरह वीडियोज कंपाइलेशन वाली देखी है, और ही इज लेजिट गुड, लाइक लेजिट गुड। हाँ तो मैं बता दूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एंजो फर्नांडिस का जो प्रोग्रेस है ना भाई वो चुम्बेश्वरी है भाई। तो यस तुमको कल को कोई सवाल पूछ जाए कि एंजो फर्नांडिस इतना हाइप का वर्थ है या फिर इतने प्राइस का वर्थ है क्योंकि बहुत कम मैचेस खेले, हाँ आंसर कहते ना यस, ठीक है। मैं शायद से अगर मेरे को चार्ट मिल जाएगा तो मैं लगा भी दूंगा, लेकिन एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टार्ट्स है भाई उसके। इसी के बाद अगर बेलिंगम के अपडेट पे बात करें, जो कि लास्ट अपडेट है आज की इस एपिसोड की, तो भैया फेब्रिज़ो रोमेरो ने पता नहीं किसके हवाले से कुछ तो कहा है कि बेलिंगम एज ऑफ नाउ मैं लिवरपूल का नाम लूंगा, लेकिन जब रेस में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी भी हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आज के तारीख पे मेरे को किसी का नाम लेना है सबसे आगे तो वो लिवरपूल का होगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब हम समर ट्रांसफर विंडो में हम इस पे बात कर रहे हैं कि अब बेलिंगम की कमी को डैनी सेबायोस कैसे भरेगा। भाई ओ हेलो भाई, ये ज्यादा बकचोदी हो जाएगी, सीधी बात है। देखो ये लिवरपूल की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स बेलिंगम सॉल्व कर देगा, बिल्कुल सॉल्व कर देगा। और आने वाले टाइम पे लिवरपूल पे हम एक्सक्लूसिव एपिसोड बना भी देंगे, मैं बनाने ही वाला था, लेकिन यार थोड़ा बहुत सारी चीजें हो गई, सीरिया वीरिया जाओ कैंसिल वगैरह, तो वो एपिसोड थोड़ा पोस्टपोन हो गया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर यार रियल मैड्रिड का सिचुएशन क्या होगा। लाइक आप बेलिंगम पे बहुत डिपेंड कर रहे हो, तुमको पता है कि रियल मैड्रिड बहुत कुछ दांव पे लगा रही है सिर्फ और सिर्फ बेलिंगम के लिए, एंड दैट्स अ बिग डील। और मैनचेस्टर सिटी, मेरे को लगता है कि अगर लीस्ट इंटरेस्टेड की अर्जेंसी की बात है तो मैनचेस्टर सिटी ही है। आई एम नॉट सेइंग कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड लिवरपूल के कंपैरिजन में तो इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। और फिर लिवरपूल का है भाई, लाइक लिवरपूल का रियल मैड्रिड से भी ज्यादा है कि हाँ अर्जेंट तो लिवरपूल को ज्यादा है। देखो इस बात पे तो मैं मानता हूँ, लेकिन दांव पे रियल मैड्रिड ने बहुत कुछ लगाया है, कायदे से बता रहा हूँ। लिवरपूल का ऐसा हिसाब है कि लिवरपूल ने ऐसा नहीं कि दांव पे बहुत कुछ लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कोडी गाक्पो को भी साइन कर लिया, लुइस डियाज को भी साइन कर लिया, वो बाकी के इधर भी इधर का डेविड नूनेज भी लिया, पर रियल मैड्रिड ने कुछ करा ही नहीं। क्योंकि रियल मैड्रिड ऐसा चाहिए, पैसा है भाई, अपन को बेलिंगम के लिए पैसा बचाना, और एक एम्बापे का उन्होंने नाम रट रखा है, बस बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी डू लेट मी नो। बाकी अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।